नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कोशिश ये करेंगे कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन याद कर लिए जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। अगला है क्वेश्चन हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? यानी जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य क्या था वो कृषि था। किस पर फोकस करना था? कृषि पर करना था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महलनोबिस एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जिन्होंने मॉडल तैयार किया था, उनका नाम था पीसी महालनोबिस नाम था। पीसी महालनोबिस, क्या नाम था? पीसी महालनोबिस। इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए मॉडल आधारित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के बाद। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में योजना अवकाश यानी जो हॉलीडे था, यानी जो बीच में गैप आ गया था, वो कब था? 1966 के सूखे के बाद ये योजना सम टाइम्स के लिए रोक दी गई थी। तो भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के बाद। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये सभी स्थान थे जहां पर इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो कहां का पर? नंबर फर्स्ट राउरकेला, नंबर सेकंड भिलाई और नंबर थर्ड दुर्गापुर। ये सभी स्थान थे जहां पर जो है इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य मोटो था वो था गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो 8% किया गया था, 8.0%। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो 8.0%। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं सीमा शुल्क,
आयकर और निगम कर, ये तीनों शुल्क जो हैं, ये तीनों जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट सीमा शुल्क, नंबर 2 आयकर, नंबर 3 निगम कर, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो नंबर 1 सीमा शुल्क, नंबर 2 आयकर, नंबर 3 निगम कर, ये सभी। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तट कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष शुल्क हैं। क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? नंबर फर्स्ट उत्पादन शुल्क, नंबर 2 सीमा शुल्क, नंबर 3 तट कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राज्य सरकार का। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राज्य सरकार का। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है उत्पाद शुल्क से। भारत को अधिकतम कर आय कहां से प्राप्त होती है? उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? आयकर से। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो आयकर से जो है सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। राजा चलैया समिति का संबंध है। राजा चलैया समिति का संबंध है कर सुधारों से। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधारों से। और रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। और राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधारों से। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की थी? 30.5%। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की थी? 30.5%। वैट किस प्रकार का कर है? वैट जो है किस प्रकार का कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। भारत में वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। भारत में विदेग्राह मुद्रा है रुपया। भारत की जो मुद्रा, भारत की विदेग्राह मुद्रा कौन सी है? रुपया है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है मुद्रा स्फीति। क्या कहते हैं? वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है मुद्रा स्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रा स्फीति कहलाती है। मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। कौन लाभान्वित होता है? ऋणी, जिसने ऋण ले रखा है। मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। अब तक भारतीय रुपए का कितने बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार किया जा चुका है। अब तक भारतीय रुपए का कितने बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार किया जा चुका है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का जो है केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ये एक ऐसी बैंक है जिस पर कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव भारत सरकार का होता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार का।
भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं द्वारा जो पहला बैंक था वो कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956, यानी LIC। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5 है। नरसिंघम समिति संबंधित है किससे? बैंकिंग संरचना सुधारों से। नरसिंघम समिति संबंधित किससे है? बैंकिंग संरचना सुधारों से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है? तो सेबी जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर संस्था होनी चाहिए, संख्या लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी जो है शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। मंदडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? मंदडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। मंदडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? 1.21 अरब, यानी 1 अरब 21 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1.21 अरब, यानी 1 अरब 21 करोड़। भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1881 में प्रारंभ हुई थी। भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1881 में शुरू हुई थी। तो मित्रों, ये आपके टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए एक और वीडियो तैयार करेंगे। इसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 3 वीडियो में खत्म हो जाएगी। इस तरीके से जो यूपीएसआई से संबंधित जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सबके 3-3, 4-4 और टॉप मोस्ट क्वेश्चनों का वीडियो बना के आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।